नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्टेंट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू सेटअप योर बिजनेस इन मलेशिया। यानी मलेशिया में अपने ऑफिस खोलना चाहते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो क्या आपको एडिशनल बेनिफिट्स वहाँ पे मिल जाते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या है जो एज ए इंडियन फॉरेनर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं मलेशिया में। टाइप ऑफ लीगल एंटिटी क्या है, टाइप ऑफ कंपनी कौन कौन सी जो कि मलेशिया में नॉर्मली चलती है। टेक्निकल रिसर्च, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है मलेशिया के बारे में। अब बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है मलेशिया का। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स। अगर आप मलेशिया में बिजनेस ओपन करते हैं एज ए फॉरेनर, एज ए इंडियन आप बिजनेस सेटअप करते हैं मलेशिया में, तो आपको क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले पायदान पे आता है करप्शन फ्री कंट्री। तो बेसिकली करप्शन बिल्कुल नहीं, आप जितना कमाते हैं आपका ही, ऐसा किसी को घूस देने की, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। ट्रेड लाइसेंस नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, यानी ट्रेड लाइसेंस इज नॉट मैंडेटरी फॉर द फॉरेनर्स। यानी आप इंडियन हैं तो आपके लिए कोई ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। इतना आसान किया हुआ है बिजनेस करना मलेशिया में। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सपोर्ट की, तो आपको स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट वहां पे मिल जाती है। 100% फॉरेन ओनरशिप मिल जाती है। ऐसे नहीं कि गल्फ की तरह आपको 51% 60% आपको वहां के लोकल पार्टनर कतरी, कुवैत या फिर उनको लोकल पार्टनर को आपको पार्टनरशिप देनी पड़ेगी। उनको कुछ उनके चार्जेस, सर्विस चार्जेस है रहते, वो लोग वो देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 100% ओनरशिप, जैसे हिंदुस्तान में आप एक कोई कंपनी ओपन करते हैं, आप खुद उसके 100% मालिक रहते हैं, तो 100% फॉरेन ओनरशिप मिल जाती है मलेशिया में। नो सेल टैक्स, नो सर्विस टैक्स, नो जीएसटी फॉर सेल। कितना आसान है बिजनेस करना मलेशिया में। और जब ये टैक्सेस नहीं है तो और भी आसान है, और भी लोगों को अट्रैक्ट करता है मलेशिया में अपना बिजनेस ओपन करने के लिए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपको मैन पावर की, तो वहां पे चीप एंड स्किल्ड मैन पावर आपको मिल जाती है। वहां की मैन पावर जो लेबर है, एजुकेटेड है, टेक्निकल स्किल्ड है, तो उनका भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं और आपको सस्ते रेट में भी मिल जाती है। ये आपको बेनिफिट मिल जाती है। स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट मिल जाता है। गुड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वहां पे मिल जाता है, जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट को सस्ता करता है, आपका प्रोडक्ट कॉस्ट को कम करता है। बेसिकली आपको अगर बिजनेस सेटअप करना है तो उसका बिजनेस सेटअप करने का भी कॉस्ट कम आता है। तो यही सब पॉइंट है जो कि आपको अट्रैक्ट करते हैं मलेशिया में बिजनेस करने के लिए। अगर मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करी, वो कौन कौन सी टॉप अपॉर्चुनिटी है बिजनेस करने की मलेशिया में जो एज ए फॉरेनर आपको अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स मलेशिया, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है स्मॉल ब्यूटी सैलून। अगर आप ब्यूटी सैलून के एक्सपर्ट हैं, आपको लेडीज एंड जेंट्स दोनों टाइप के आप बिजनेस ब्यूटी सैलून ओपन कर सकते हैं, तो आपके वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है। लोगों को खूबसूरत होना ज़्यादा पसंद है, लोग मसाज कराते हैं, अलग अलग तरीके के ब्यूटी पार्लर्स में अलग अलग सर्विसेज आप दे सकते हैं। अगर आपको उसकी एक्सपर्टीज़ है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप ब्यूटी सैलून वहाँ पर खोल के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। ये बहुत कमाल की चीज़ है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अब वहां अपना बिजनेस ओपन करके, वहां अपनी कंपनी ओपन करके हिंदुस्तान से आप इंपोर्ट करेंगे, तो उससे हमारा भी फायदा होगा, यानी हिंदुस्तान गवर्नमेंट का भी फायदा होगा, हिंदुस्तान का भी फायदा होगा। और वहां पे आप जो पैसा कमाएंगे उससे आपका पर्सनल बेनिफिट तो जो होगा ही, लेकिन आप अपनी कंट्री का भी बेनिफिट करेंगे। तो बेसिकली आप वहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां से बहुत ज्यादा अच्छा आपको फायदा देखने को मिलेगा। अगर रबड़ प्लांटेशन की बात करें, जैसे हिंदुस्तान में भी रबड़ प्लांटेशन होती है ईस्टर्न एरिया में, ईस्टर्न ऑफ द कंट्री, तो आप रबड़ प्लांटेशन का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। फूड एंड स्नैक्स कॉर्नर, अगर फूड का, स्नैक्स का आपका एक्सपीरियंस है, आप होटल चलाते हैं, छोटी कोई दुकान चलाते हैं, छोटा कोई ढाबा चलाते हैं, तो आप मलेशिया में अच्छे लेवल पे आप उसको कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट, अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, हॉस्पिटल, हाउस, ऑफिस कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है आपको, तो रियल एस्टेट बिजनेस में भी वहां अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। चाइल्ड केयर सर्विसेज, जैसे मैंने यूरोपियन कंट्रीज में भी बताया कि लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो अपने बच्चे का, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों ऑफिस में गए या जॉब करने गए, तो बेसिकली बच्चों की केयर करने के लिए, छोटे बच्चे जिनको इंटेंस केयर चाहिए, जिनको बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत होती है, जो अपने आप चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, अपना खुद से डिसीजन नहीं लेते, जो छोटे बच्चे रहते हैं, 5 साल से कम वाले बच्चे जो रहते हैं, उनके लिए चाइल्ड केयर सर्विसेज बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, जो कि इन्वेस्टमेंट आपका कुछ नहीं और पैसा ही पैसा आपके हाथ में है। अगर मैं टी शर्ट प्रिंटिंग की बात करूं, तो टी शर्ट प्रिंटिंग का भी बिजनेस अच्छा वहां चलता है, स्मॉल स्केल पे है लेकिन बिजनेस अच्छा आपका चलता है। फूड ट्रक बिजनेस, यानी वो मूवेबल जो फूड ट्रक रहता है कि आपकी वैन है, ट्रक है, कहीं पे भी आप खड़े किए सड़क पे, वहीं पे आपने ओपन कर दिया, 4 चेयर लगा दी और ढाबा आपका चालू हो गया, वो भी बहुत अच्छा चलता है वहां पे।
अगर आपका टेस्ट लोगों को पसंद आ गया फिर तो आप अपने वहाँ फ्रेंचाइजी भी चालू कर सकते हैं। आपको अच्छा खाना बनाना है और लोगों को अट्रैक्ट करना है, तभी आपका वहाँ बिजनेस अच्छा चलेगा। फैशन प्रोडक्ट स्टोर, यानी जो फैशन के जो भी प्रोडक्ट रहते हैं, कोई गिफ्ट आइटम हो गया, कोई भी फैशन के प्रोडक्ट हो गए, वो उसका आप स्टोर खोलेंगे तो वो भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उसका भी अच्छा धंधा चलेगा, उसका भी अच्छा एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टूल एंड ट्रैवल, जो कि आप अगर टूल एंड ट्रैवल्स की आपके अगर एक्सपीरियंस है, आपको गाइड कर सकते हैं, तो बहुत से टूरिस्ट वहाँ पे हर साल वहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, अगर उसमें भी आप घुसना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा, अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की मेरे खुद की, जैसे मैं अपना भी बताता हूँ एक्सपीरियंस, मेरा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो बेसिकली मेरे कॉलेज से भी जो लोग गए, काफ़ी लोग मलेशिया में जॉब कर रहे हैं ऐसी कंपनी में जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है, सेमीकंडक्टर बनाती है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स बनाते हैं, मोबाइल के छोटे छोटे पार्ट्स बनाती हैं। तो बेसिकली अगर आपका एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है मलेशिया, जहां पे आपको हब मिल जाता है, गवर्नमेंट उसके लिए एडिशनल आपको बेनिफिट भी देती है। कार वॉशिंग का बिजनेस आप चालू कर सकते हैं, जैसे हमने दुबई के लिए भी बनाया था कि दुबई में कार वॉशिंग बिजनेस आप कैसे करते हैं, एक एक कैलकुलेशन उसमें आपको समझाया है। अगर मैं बात करूं बिजनेस एंटिटी, लीगल बिजनेस एंटिटी, यानी कौन कौन सी टाइप की कंपनी है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मलेशिया में, यानी वहां पे कितने टाइप की कंपनी होती है, तो उसमें टोटल 7 टाइप की कंपनी होती है, 7 टाइप की कंपनी। तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे हिंदुस्तान में भी होती है, सिंगल ओनर है लेकिन उसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, यानी उसके पर्सनल एसेट्स को भी गवर्नमेंट टच कर सकती है, बैंक टच कर सकता है इन केस ऑफ एनी बैंकरप्ट। सेकंड नंबर पे पार्टनरशिप आती है, लेकिन ये पार्टनरशिप में क्या मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, ये तभी तो पार्टनरशिप होगी, एक दो डायरेक्टर मिलेंगे तभी पार्टनरशिप होगी, और मैक्सिमम अप टू 20 पार्टनर्स की यहाँ पे लिमिट रखी गई, 20 पार्टनर से ज़्यादा आप उसमें नहीं रख सकते हैं, और सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है। और आपको अगर मैं बात करूँ थर्ड नंबर की, नेक्स्ट थर्ड नंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो जैसे हिंदुस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और मलेशिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जितने भी फॉरेनर जाते हैं उनमें कॉमन है, सभी लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही ओपन करते हैं, उसमें आपको 100% फॉरेन ओनरशिप मिल जाती है, एक बेस्ट ऑप्शन है, और उसमें भी मिनिमम आपको 2 डायरेक्टर चाहिए, और उसमें आपको लायबिलिटी जो है लिमिटेड मिलती है, यानी अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ लॉस हो जाती है, तो आपके पर्सनल एसेट्स को कोई टच नहीं करेगा। तो बेसिकली उसमें आपको अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लिमिटेड कंपनी, तो लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, फोर्थ नंबर टाइप की कंपनी आती है लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी उसमें जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपकी लिमिटेड है, बस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही वो दूसरा रूप है। बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा अपर लेवल में, जो जैसे यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे मलेशिया स्टॉक एक्सचेंज में वो रजिस्टर होगी, लिस्ट होगी, आप उससे शेयर परचेज कर सकते हैं, शेयर को बेच सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली उसके लिए भी आपको 2 ही मिनिमम डायरेक्टर चाहिए, और वो लिमिटेड भी होगी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, यानी आपका जितना शेयर है उस वैल्यू तक आपका लिमिटेड होगा। अगर 5 लाख का आपका शेयर है, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, जितना आपका शेयर है उतनी लायबिलिटी आपकी लिमिटेड होगी, और लिमिटेड बाय गारंटी, जितनी आपने बैंक गारंटी रखी हुई है उतनी आपकी लिमिटेड रहेगी लायबिलिटी। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो 5th नंबर की कंपनी आती है, वो है अनलिमिटेड कंपनी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि वहां पे जो डायरेक्टर, जो ओनर है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, यानी अनलिमिटेड होती है। अगर मैं फॉरेन कंपनी की बात करूं तो 6 नंबर पे आते हैं। फॉरेन कंपनी 2 टाइप की होती है, एक मतलब कंपनी फॉरेन का मतलब हुआ कि कंपनी जो रजिस्टर है वो इंडिया में रजिस्टर है, वहां पे सिर्फ आप उसका ऑफिस खोल रहे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल रहे हैं और वहां पे ब्रांच ऑफिस खोल रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, सिर्फ प्रमोशन टाइप की एक्टिविटी कर सकते हैं, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई बिजनेस नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ आप प्रमोशन, मार्केटिंग एंड जो भी मार्केटिंग वाला जो प्रमोशन है वो सब आप काम कर सकते हैं, अपनी टीम वहां पे रख सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट 7 नंबर की बात करूं, लास्ट LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी, वहां पर छोटे स्केल के लिए, छोटे स्टार्टअप के लिए वहां पे रखी गई, उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड रखी गई है। तो बेसिकली अगर मैं बता, लायबिलिटी लिमिटेड रखी गई है, लेकिन छोटे स्टार्टअप के लिए, जैसे यहाँ पे OPC 1% कंपनी। अगर मैं बात करूं ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है मलेशिया के बारे में, तो बेसिकली सबसे पहले पायदान पे आता है इकोनॉमी, तो वहां की इकोनॉमी है 439.9 बिलियन US डॉलर का, और पॉपुलेशन 3.3 करोड़ की, और हिंदुस्तानी भी बहुत लोग वहां पे रह रहे हैं, अराउंड 30 लाख हिंदुस्तानी वहां पे तमिल से है, पंजाब से, बहुत सारे एरिया से वहां पे इंडियंस रह रहे हैं। तो बेसिकली 30 लाख वहां पर इंडियंस है, तभी तो वहां तमिल भी बोली जाती है, पंजाबी भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है, और मलय भी कुछ मात्रा में बोली जाती है। पंजाबी है लेकिन थोड़ी कम बोली जाती है, लेकिन बोली जाती है, और तमिल तो बहुत ज़्यादा बोली जाती है।
टोटल वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उसका 9.5% तो इंडियन ही वहाँ पे रह रहे हैं। तो बेसिकली कुछ लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे सेटल्ड है। अगर मैं बात करूँ टोटल इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, तो कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो बेसिकली अगर टोटल इंपोर्ट की बात करूँ तो वो 204.9 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। टोटल एक्सपोर्ट 238.9 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है, यानी एक्सपोर्ट सरप्लस कंपनी है, एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री है। तो बेसिकली तभी तो इकोनॉमी बूस्ट होती है। तभी तो अगर उनकी मैं करेंसी की बात करूं तो करेंसी वहां पे मलयन रिंगिट रहती है, जो कि एक 17.7 आईएनआर के इक्वल है। यानी मुझे अगर एक मलेशियन रिंगिट अगर खरीदना है तो 17.7 रुपीस मुझे देना होगा। यानी इंडिया से 17 टाइम उनका करेंसी की मजबूती है, स्ट्रॉन्ग करेंसी है उनकी। तो बेसिकली आप जितना एक्सपोर्ट करेंगे, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों से, जो डीलर है, कंसल्टेंट है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, एक्सपोर्ट करें और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बचा के रखें। अगर मैं बात करूं बिजनेस वीजा की, उससे पहले मैं बताऊं कि हमारा 14 जून को नया बैच चालू हो रहा है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बिजनेस वीजा में 6 मंथ की आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लगेगा, जिसका 6 मंथ वैलिडिटी है। 3 फोटोग्राफ आपको लग जाते हैं, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको लग जाता है, कंफर्म्ड रिटर्न एयर टिकट आपको लग जाता है। यानी गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप रिटर्न आएंगे कि नहीं आएंगे। 30 डेज के लिए आपका वीजा आपको लग जाता है और विद इन 3 डेज में आपको वीजा मिल जाता है। वीजा फीस बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली 1000 रुपीज की वीजा है। आप टूरिस्ट वीजा पे भी जा सकते हैं, जो कि 7 डेज के लिए बनता है, तो उसके लिए आप वो भी जा सकते हैं। और 3 मंथ्स के लिए 3 मंथ्स के आपको बैंक स्टेटमेंट लग जाता है, नॉट मोर देन दैट, फॉर द योर फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट कि आपके पास उतना पैसा है, आप जितना वहां स्टे करेंगे उतना आप स्टे कर सकते हैं, आप खुद के पैसे से वहां पे स्टे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि मलेशिया जाना चाहता है, जो कि मलेशिया में अपनी कंपनी सेटअप करना चाहता है, और हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंडिया में है, लोकल बिजनेस कर रहा है और इंटरनेशनल बिजनेस में आप आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू।